नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। सबसे पहले बागपत से खबर। बागपत के कुर्डी गांव गोलीकांड से सनसनी मच गई। कुर्डी गांव हिस्ट्री शीटर समेत 5 लोगों को गोलियों से भून डाला गया है। बदमाशों ने 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। ये बागपत से खबर मिल रही है और हौसले बदमाशों के आप देखिए कि किस बुलंदी पर है, किस स्तर पर। 5 लोगों को, हिस्ट्री शीटर समेत 5 लोगों को गोलियों से भून डाला गया है। 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। हिस्ट्री शीटर को 5 गोलियां लगी है, जानकारी मिल रही है। उसे मेरठ रेफर किया गया है। छपरौली के कुर्डी गांव में गोलीकांड से दहशत मची है। तो गोली चलाने वाले बदमाश और गोली जिन पर चलाए गए उसमें एक हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है, यानी कि इसका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। 5 गोलियां इसे लगी है। मेरठ के अस्पताल में रेफर किया गया है मेरठ के लिए। छपरौली के कुर्डी गांव में ये गोलीकांड मचा। देखिए 40 ताबड़तोड़ गोलियां ये बदमाश चलाते चले गए और इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और डर लोगों के भीतर स्वाभाविक है। लोगों का डरना स्वाभाविक है कि बदमाश आते हैं, वो असलाहों से, हथियारों से लैस होते हैं और ताबड़तोड़ 40 राउंड फायरिंग। आप अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल रहा होगा वहां पर। ऐसा माहौल बॉर्डर पर नहीं होता। जो स्थिति बागपत में, तो कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त है? आखिर पुलिस अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? गश्त क्यों नहीं हो रही? गांव में इस तरह का माहौल क्यों है? क्यों लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं? क्यों बेलगाम है अपराधी बदमाश? 7:30 बजे की घटना है। ये परमवीर तुगाना अपने साथियों के साथ वहाँ पर कुर्डी में देशपाल हैं, उनके मकान पे थे घर पर। तभी कांदला साइड से एक क्रेटा गाड़ी आई है जिसमें से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोग उतरे और उन्होंने फायरिंग की। इसमें परमवीर और उसके साथियों को गोली लगी है और इस संबंध में बाकी जानकारी की जा रही है। परमवीर और उसके कुछ साथियों को रेफ़र कर दिया गया है, वो मेरठ गए हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। यूपी में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। एक दिन में 605 नए केस आए। सिर्फ एक दिन का ये आंकड़ा है। 605 पॉजिटिव केसेस आए हैं एक दिन में और आंकड़ा 18,000 पार जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 18,322 संक्रमित उत्तर प्रदेश में हो गए हैं और एक ही दिन में 19 मरीजों की मौत भी हो गई। 19 मौतों के साथ 605 नए केसेस एक दिन में आए, तो 18,322 संक्रमितों की संख्या है। अब तक 569 मरीजों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो ज्यादा नहीं है, 6,000 के करीब एक्टिव केसेस है। एग्जैक्ट जो संख्या है 6,152 है एक्टिव केसेस। 11,601 मरीज ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। 18,000 से ज्यादा केसेस हैं और इसमें से 11,601 यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है, वो ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव केसेस है वो नोएडा में फैलते हुए दिख रहे हैं। नोएडा में संक्रमण एक दिन में 103 नए मरीज मिले हैं। अब गौतम बुद्ध नगर उस रेस में आगे बढ़ रहा है और मेरठ उस रेस, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और वो स्थिति तब है जब बॉर्डर सील है नोएडा के, उसके बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि चिंतन करने की जरूरत है जिलाधिकारियों को। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। अनुभव, पूरे प्रदेश की स्थिति आप बताइए और उन जिलों पर आप खासतौर पर गौर कीजिए जो लगातार संक्रमण के मामले में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जिक्र यहाँ पर नोएडा का इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि नोएडा के जिलाधिकारी ने बॉर्डर सील किए हुए हैं। दिल्ली से कोई एंट्री नहीं हो रही। जब दिल्ली से कहा जा रहा था कि कोरोना आ रहा है, तो अब तो दिल्ली के बॉर्डर भी सील हैं। तो फिर क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजह है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे? देखिए, पिछले 24 घंटे में अगर उत्तर प्रदेश में 605 मामले सामने आए तो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जो है और गाज़ियाबाद, यहाँ ये जो शहर हैं, यहाँ पर उसका 28% यानी 169 केसेस तो केवल इन्हीं 2 शहरों से आ गए। और 1 जून से अगर हम बात करें तो जो टोटल मामले पूरे प्रदेश में आए हैं तकरीबन 16.5% इन्हीं 2 शहरों से आए हैं मामले। और एक तरफ जब नोएडा के बॉर्डर सील हैं, उसके बावजूद अगर मामले बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो जो मेडिकल सर्विलांस की टीम है या फिर जो वहाँ पर अफसर तैनात हैं
उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। राज्य सबसे महत्वपूर्ण ये एक वक्त आगरा था जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आगरा में रिकवरी रेट 83.3 है, यानी वहाँ पर अगर 1100 मरीज हैं तो 956 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और यही स्थिति जो दूसरे शहर है वहाँ पर भी है। तो सबसे ज़्यादा अब केसेस उत्तर प्रदेश में नोएडा में हो चुके हैं। 1522 मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 103 मामले वहाँ सामने आए और 66 मामले जो हैं वो गाज़ियाबाद में सामने आए। मेरठ में भी इसी तरह लगातार संख्या बढ़ रही है। तो वेस्टर्न यूपी में की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो सर्विलांस की टीम है या मेडिकल टीम है, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि सबसे अच्छी बात अगर हम कहें इस पूरे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि जो रिकवरी रेट है पूरे यूपी का वो काफ़ी बेहतर है, यानी 63.3 63% से ज़्यादा रिकवरी रेट पूरे उत्तर प्रदेश में है। और अगर 18,322 मामले हैं तो उसमें 11,601 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। ये अच्छी और बात है महज कि अब 6,152 जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है। अनुभव, एक आरोप लग रहा है, आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा है कि जो केसेस हैं वो जो सैंपल्स हैं वो उनकी जांच कम हो रही है। क्या ऐसा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आगरा में केसेस कम इसलिए क्योंकि वहां पर अब जांच उतनी बड़ी पैमाने पर नहीं हो रही। तो क्या वाकई ऐसा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में? क्या यही हाल है कि केसेस कम इसलिए क्योंकि जांच कम हो रही है? देखिए राजीव, देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जांच की, तो जांच को मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसे 15 तारीख तक 15,000 करिए, और स्वास्थ्य विभाग ने उसे पहले ही यानी 15 तारीख से पहले ही 9 या 10 तारीख के आसपास ही हम कहें तो वो 15,000 के ऊपर अब जांच हो रही है। पिछले 24 घंटे में 15,070 जो जांचें हुई हैं तकरीबन वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हर दिन 15,000 15,500 के आसपास जांच हो रही है। और मुख्यमंत्री ने अब ये कहा है कि 25 तारीख तक यानी इसी महीने की 25 तारीख तक इस जांच को 25,000 तक किया जाए, और इसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। यानी फिर हर दिन उत्तर प्रदेश में 25,000 जांचें होंगी, और ये एक राहत की बात है। देखिए पूरे देश में जो जांचें होती हैं उसका तकरीबन 10 से 12% जो जांच का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और जिस तरीके से राजीव सबको पता है कि कोरोना से पहले क्या स्थिति थी, एक लैब तक नहीं थी उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर टेस्ट किया जा सके, NIV पुणे और दिल्ली भेजा जाता था। लेकिन जब ये महामारी आई उसके बाद सरकार ने तेज़ी से काम किया। तमाम जो ज़िला अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर जांच की सुविधा दी, ट्रूनेट मशीनें भेजी हैं। तो जांच की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी अनुभव, बने रहे आप हमारे साथ। मैं अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से मिल रही है। कोरोना से जुड़ी हुई खबर है, लखनऊ से मिल रही है। डायल 112 मुख्यालय में 6 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो डायल 112 में अब 6 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं और अगले आदेश तक डायल 112 मुख्यालय बंद कर दिया गया है। डायल 112 मुख्यालय में अब तक 12 संक्रमित मिले हैं। पहले भी 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के लिए पहले भी बंद किया गया था और एक बार फिर से बंद कर दिया गया। और ज्यादा अपडेट्स देंगे हमारे संवाददाता अनुभव। और बताइए डायल 112 को लेकर क्या क्या निर्णय लिया गया है? देखिए डायल 112 जो बिल्डिंग है जहाँ से ये पूरा हम कहें तो सिस्टम ऑपरेट होता है, वहाँ पर 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित एक वहाँ पर जो स्टाफ है वो मिला था, और उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था और सैनिटाइजेशन वहाँ पर किया गया था। 48 घंटे के लिए तब बिल्डिंग बंद की गई थी, लेकिन चूंकि एक केस वहाँ पर मिल चुका था, एक सस्पेक्टेड था वहाँ पर, इसके बाद वहाँ जो और स्टाफ थे उनका भी रैंडम सैम्पलिंग टेस्ट कराया गया। और जब कल रिपोर्ट आई है तो फिर ये निकला है कि उनमें से 6 लोग और जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अभी जानना चाह रहा हूं कि डायल 112 नंबर के काम पर किस तरह का असर पड़ा। अगर किसी को इमरजेंसी में इस नंबर पर फोन करना है, क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? देखिए बिल्कुल वो काम कर रहा है, और पहले उसको प्रयागराज शिफ्ट कर दिया था, वहाँ पर भी एक मुख्यालय है, वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया था। और उसके अलावा लखनऊ का जो स्टाफ था, तमाम सारे लोगों को वर्क एट होम के लिए कह दिया था। वो अपने घरों से ही बैठ रहे थे और वहीं से जो हैं डायल 112 के जो भी लोग हैं कर्मचारी, वो अपने घर पर बैठ के उन कॉल को अटेंड कर रहे थे। और इस तरह की कहीं पर
कोई राजीव दिक्कत भी नहीं आई। इस तरह की कहीं कंप्लेन पूरे प्रदेश से नहीं आई कि डायल 112 पे किसी ने फ़ोन किया हो और उसको मदद ना मिली हो। तो पिछले 48 घंटों में ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं आई, कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले ही वर्क एट होम कर दिया था आधे स्टाफ को, और उसके बाद जब वहाँ पर एक कोविड यानी कि कुल मिलाकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि अगर पॉजिटिव केसेस में आए हैं तो दूसरे लोग जद में ना आए, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर है, उस पर मैं आपके पास लौटूंगा। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है आतंकवादी। अब इसको लेकर मेरठ समेत पूरे पश्चिमी यूपी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया जानकारी है कि कश्मीर से करीब 4 से 5 आतंकी दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस भी छापेमारी कर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर चेकिंग और चौकसी अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध के मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसका इनपुट कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसीज ने दे दिया है कि ये दिल्ली में कोरोना के इस काल में जब सरकारें और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इस काम में लगा हुआ है कि वो कोरोना से कैसे निपटे, तो इस मौके का फायदा उठाकर आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और यही वजह है कि अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह छापेमारी, दिल्ली में भी हमने कल देखा कि दिल्ली के चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर चेकिंग अभियान चला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और यूपी के अलग अलग हिस्सों में पुलिस कितनी अलर्ट हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे भी जुड़ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताएंगे। बलराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली से सटा हुआ, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा इसमें भी आता है, तो क्या अतिरिक्त व्यवस्था इनपुट के बाद क्या किया जा रहा है, किस तरह का अलर्टनेस है पुलिस महकमे में? देखिए राजीव, ये इनपुट्स मिले थे खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि कश्मीर के जरिए दिल्ली में 4 से 5 आतंकवादी इंटर हो सकते हैं। और यही वजह है कि चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बागपत हो, जो भी सीमाएं थी उनको सील किया गया है और वहाँ पर चेकिंग अभियान चालू किया गया है। और साथ ही पुलिस की मुस्तैदी 24 घंटे सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन कल राजीव सब्बरवाल जो मेरठ जोन एडीजी हैं, उन्होंने आदेश जारी किया सभी जिले के कप्तानों को कि जिले में सघन तलाशी अभियान चलाया जाए और जो भी सस्पेक्टेड, जो संदिग्ध वाहन दिख रहे हैं, उनकी तलाशी ली जाए और उस वाहन में बैठे हुए सभी सदस्यों की जामा तलाशी की जाए और हर आने जाने वाले के मूवमेंट पर पैनी नज़र हो प्रशासन की। इस तरीके के आदेश दिए हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट उन्होंने घोषित किया और कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरक्षा के लिहाज से, आतंकी गतिविधियों के लिहाज से, हथियारों की सप्लाई के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। यही वजह है कि यहाँ पर मूवमेंट पे नज़र रखनी होगी, हर एक्टिविटी पे नज़र रखनी होगी। चाहे वो आप देखिए कि पहले अभी कुछ दिन पहले खालिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको हथियार सप्लाई करने वाला जो शख्स निकला वो मेरठ के किठौर का निकला, उसकी गिरफ्तारी बागपत से, हापुड़ से हुई है। तो कहीं ना कहीं राजीव अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और यही वजह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी काफ़ी संजीदा हैं। और जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों से, खुफिया एजेंसियों से कि 4 से 5 आतंकवादी जो हैं दिल्ली या एनसीआर में आकर के बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ का प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और जो सीमाएं हैं वहाँ पे खास तौर से सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही जो यानी कि कुल मिलाकर पुलिस अलर्ट पर है। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के धन्यवाद। और यहाँ पर जिम्मेदारी आम आदमी की बढ़ जाती है कि वो भी आंख, नाक और कान बने पुलिस का। अगर आपको किसी की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं अपने इर्द गिर्द, तो आप पुलिस को जरूर सूचित करें, क्योंकि इनपुट ये जारी किया गया है कि 4 से 5 आतंकी हमले की फिराक में हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करें। असला पर लखनऊ प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। असलहे पर यह आदेश जारी किया गया और अब 5 साल में शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। 2 से ज्यादा असला पर रोक लगा दी गई है। बाकी आपको शस्त्र जो आपके पास हैं 2 से ज्यादा हैं तो आपको जमा करने होंगे और 30 जून तक शस्त्र जमा करने होंगे। UIN नंबर लेना जरूरी है और 1 जुलाई से बिना UIN नंबर के असला अवैध होगा। तो ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और अनुभव, हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, आप ही बताइए कि पहले क्या व्यवस्था थी और अब जो व्यवस्था बदली गई है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं और समझाएं कि अब नई व्यवस्था क्या है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि 3 साल पर पहले रिन्यूअल होता था। हर 3 साल बाद जो लाइसेंस वाला असला जिसके पास होता था उसे जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे और रिन्यूअल कराना पड़ता था। एक सहूलियत ये दी है कि 5 साल के लिए होगा और वहाँ पर आप जाइए, 5 साल बाद फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। दूसरा, UIN नंबर इसलिए कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारे मामले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने पहले लाइसेंस देने पर रोक भी लगाई थी और उसकी कुछ गाइडलाइन भी आई थी। उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अब ये कहा है कि UIN नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और उसी नंबर के आधार पर जो लाइसेंस है वो मिलेगा। दूसरा, जो दो लोगों के पास असलहे हैं, लाइसेंस है, अब उस पर रोक लगा दी है। यानी आप अगर हैं, आप इंडिविजुअल, तो आपके पास एक लाइसेंस होगा और एक असलहा होगा। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की लाइसेंस को लेकर, खासतौर से जो वेपन के लाइसेंस होते हैं उनको ही फॉलो कराने की अब कवायद जिला प्रशासन ने की है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चले खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अमरोहा का रुख करेंगे जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में प्रवासी आए और प्रवासियों की गाड़ी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई है। 12 प्रवासी झुलसे हैं। सूचना इस वक्त मिल रही है 12 प्रवासियों की झुलसने की, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा से ये प्रवासी बदायूं जा रहे थे, लेकिन इस बीच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए हैं और बुरी तरह से झुलसे हैं। ये खबर बड़ी है क्योंकि गाड़ी से जो है ये हाई टेंशन लाइन टकराई, इनकी गाड़ी चपेट में आए और 12 प्रवासियों के झुलसने की इस वक्त सूचना मिल रही है। अमरोहा से खबर मिल रही है। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए प्रवासियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनकी संख्या अभी 12 बताए जा रहे हैं और ये हरियाणा से बदायूं की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बीच रास्ते में ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में इनकी गाड़ी आ गई। लेकिन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आना ये सामान्य घटना नहीं। हाई टेंशन लाइन की क्या तार टूटी थी या कुछ और कारण था, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लापरवाही बिजली महकमे की नजर आ रही है प्रथम दृष्टया। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर बुढ़ाना इलाके में जब बच्ची की मां खेत पर चारा लेने के लिए गई थी, तब दबंगों ने घर में घुसकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। तो मां खेत में थी बच्ची की और घर में ये दबंग घुसे और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका वीडियो तक बना डाला, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वो लगातार दुष्कर्म करने का आरोप पीड़िता अब लगा रही है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता को ही थाने से भगा दिया, जिसके बाद दबंग और ज्यादा परेशान करते रहे। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब सवाल यह है कि जिस पुलिसकर्मी ने थाने से पीड़िता को भगाया, उस पुलिसकर्मी पर FIR क्या दर्ज नहीं होनी चाहिए? वर्दी उतरवाने के साथ साथ क्या उस पुलिसकर्मी पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी, ये उसका काम, उसकी नैतिक जिम्मेदारी और उसकी काम जिम्मेदारी थी। जिस पद पर वो बैठा हुआ है कि उसे FIR लिखनी चाहिए थी और इस मामले में 0 FIR लिखी जाती है। लेकिन पीड़िता थाने में आई, अपना दर्द पीड़िता ने बयां किया, लेकिन उस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं, उस दर्द को लिखने वाला कोई नहीं और कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। तो पुलिसकर्मी ने आखिर क्यों FIR नहीं लिखी? गंगा सवेरा में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।